कैसी चल रही है सबकी तैयारी? A1। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। तो अपन एक्ट पढ़ रहे थे नगर पालिका का, और उसमें अपनी धारा 9 तक कंप्लीट हो गई। धारा 10 आज अपन कंप्लीट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लो और थोड़ी मेहनत खुद करो। बढ़िया टेबल पर बैठो, चेयर वेयर लगाकर, पेन लो, कॉपी लो हाथ में, साथ में लिखो, ठीक है? और रिवाइज करते रहना साथ में। और मैंने ये वीडियो भी एक बताया था कि रिवाइज का तरीका, एक सही टाइम टेबल, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो जाके देखो। तो अब चलते बिना टाइम वेस्ट करे धारा। और सब्सक्राइब करना तो तुम बिना बोले ही शेयर वेयर कर ही दोगे, इतना तो समझदार हो तुम लोग हैं। तो धारा 10 में अपन क्या पढ़ रहे थे? तो धारा 10 में अपन आज पढ़ेंगे वोट का अवधारणा, मतलब कि किस किस प्रकार से वोट डिवाइड करते हैं, कौन करता है, ये सारी बातें। वैसे धारा 6 में तो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें अपन थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसमें तो ये पढ़ा था कि आरक्षण की बातें, ये वोट डिवाइड करेगा, लेकिन इसमें सीमा के बारे में पढ़ेंगे कि इस इतनी सीमा हो सकती है, कौन करेगा, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा SC ST के आरक्षण किस वार्ड में कितने होंगे, ये सारी बातें आज इसमें पढ़ेंगे। तो पेन और कॉपी लो हाथ में और लिखो। चलो पॉइंट नंबर 1, बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये कौन करेगा? तो राज्य सरकार। सबसे पहले तो राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित अवधारणा करेगी। तो राज्य सरकार क्या करेगी? आदेश निकालेगी। राज्य सरकार ही क्या करती है? वोट का निर्धारण करती है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। यह तो बताया था ना मैंने पिछले वाले वीडियो में। तो राज्य सरकार आदेश निकालेगी और निम्नलिखित है वो प्रावधान करेगी। तो क्या क्या करेगी? लिखो पहले नंबर को फर्स्ट का वोट बनाएगी और वोट की सीमा तय करेगी। वोट की क्या करेगी? सीमा तय करेगी। कि जैसे ये पूरी जनसंख्या, ये पूरा क्षेत्र है नगर पालिका का, तो यहाँ पर डिवाइड करेगी वो वार्ड में। तो जो इस वार्ड की इतनी सीमा रहेगी, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। उसके बाद में ख नंबर SC ST OBC को आरक्षित स्थानों में वार्डों की संख्या अनुसार होगा। कि मतलब कि जैसे ये पूरा एरिया जहाँ पर लगभग 30 वार्ड, मान लो 30 वार्ड है, 30 वार्ड में जहाँ पर जैसे 30 वार्ड है जिसमें इनमें को 10 वार्ड दे देंगे या 15 वार्ड दे देंगे, हैं? कि ये कौन करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। ये बात है इसमें में कि इनको अपना अपना वोट दे देंगे कि हाँ इतने वोट पर केवल SC और ST का ही आरक्षण है, मतलब यही लड़ सकते हैं, यही प्रतिनिधि रख सकते हैं। उसके अलावा ग नंबर पर SC ST की बात की है तो महिला भी होगी। तो महिला उम्मीदवारों के लिए वोटों की संख्या, सेम बात वही कि इनको भी जैसे 30 वोट है तो इनको को 7 वोट दे देंगे कि यहाँ पर केवल महिला उम्मीदवार ही लड़ सकती है। उसके बाद में सेकंड नंबर SC ST OBC व महिला के आरक्षित स्थानों
का आवंटन विभिन्न वार्ड को चक्रानुक्रम होगा। ये बात दे रखा है कि अपन देखते हैं ना, कोई क्षेत्र है, जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर मतलब कि 2 बार एससी लड़ाएगा, 2 बार एसटी का आरक्षण रहेगा, 2 बार महिलाओं का रहेगा, और फिर वापस 2 बार एससी का रहेगा, 2 बार एसटी का, 2 बार महिला। तो इससे क्या रहेगा, इसको क्या कहते हैं अपन, रोटेशन बना रहे कि हाँ सबको एक समान रखे और एक एक टाइम पर सबको अपना अधिकार दे। तो हर आरक्षण रोटेशन के अनुसार चलेगा, ये बात दे रखी है इसमें। अब आगे चलते हैं 3 नंबर, राज्य सरकार। ये सारी बात कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, ठीक है। राज्य सरकार वार्डों की सीमा का अवधारण और एससी एसटी ओबीसी व महिलाओं का आरक्षण का आरक्षित स्थानों का वार्डों में आवंटित धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी। ये बात कहता है कि धारा 6 में बहुत सारे उपबंध है और इसमें भी 10th में भी उपबंध है, उनको ध्यान में रखेगी और चलेगी। अब इसमें क्या क्या उपबंध है वो अपन अब पढ़ेंगे। तो लगाओ के पहला सभी वार्ड कि मतलब कि वार्ड का डिवाइड किस किस प्रकार से होगा, आरक्षण का डिवाइड किस किस प्रकार से होगा वार्ड में। तो सभी वार्ड भौगोलिक रूप में होंगे। मतलब सोचो कहीं पर अपने जनसंख्या के आधार पर रहेगा और सोचो कहीं पर जनसंख्या एकदम एक यहाँ पर घर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो उसको एक में ही डाल देंगे। और एक पर पास पास में घर है तो उसका छोटा वोट रहेगा, इसका बड़ा रहेगा। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो विकास करना पड़ेगा ना। आने वाले टाइम पर यह जनसंख्या ज़्यादा भी हो जाएगी तो उसको ध्यान रखेगा। अब एक क्षेत्र में एक जगह में पानी ज़्यादा अच्छा है, एक में नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखेगा कि हाँ एक ही वोट पर ज़्यादा बर्डन ना हो। ये सारी बातें ध्यान रखेगा। तो भौगोलिक रूप को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार वोट का डिवाइड करेगी। पहली बात तो ये। फिर ख नंबर, ऐसे वार्डों एससी एसटी का आरक्षित उन नगरपालिका क्षेत्रों के ऐसे भिन्न भिन्न भागों में वितरित किया जाए
किया जाएगा जहां ऐसी जातियां की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। ये बात कह रखा है इसमें कि जैसे अपना ये क्षेत्र है और यहाँ पर कभी कभी होता है ना, अपन बहुत सारे एरिया देखते हैं जहाँ पर केवल SC/ST जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो सरकार ये ध्यान रखेगी, राज्य सरकार, कि किस क्षेत्र में SC/ST ज़्यादा है वहाँ पर केवल SC/ST का उम्मीदवार रखेंगे, क्योंकि उस एरिया को उसको ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ पर जनरल और वो OBC क्या करेगा। तो ऐसे क्षेत्र को ध्यान रखिएगा जहाँ पर पूरे क्षेत्र से ज़्यादा उस एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। अब वापस पढ़ते एक बार आपको समझ आ जाएगा कि SC/ST का आरक्षित उन नगरपालिका क्षेत्रों के ऐसे भिन्न भिन्न भागों में वितरित किया जाएगा जहां ऐसी जातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। यही बात है कि जैसे इस एरिया में है, यहाँ पर SC/ST की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर आरक्षण के उसको दिया जाएगा, SC/ST को ही दिया जाएगा। जैसे SC की जनसंख्या ज़्यादा है तो SC का उम्मीदवार लड़ेगा, तो उसको आरक्षण दे दिया उस एरिया में, ठीक है। और जैसे कि सोचो पूरी नगर पालिका है और वहां पर SC ही ज़्यादा है तो SC को आरक्षण दिया जाएगा, और OBC ज़्यादा है OBC को दिया जाएगा, लेकिन SC को भी ध्यान रखेंगे उसमें। और सोचो वो पूरी नगर पालिका, वहां पर 4-5 वार्ड है जहाँ पर केवल SC ही है या ST ही है, तो वहां पर उन्हीं को दिया जाएगा। आ गई बात समझ? आ ही गई होगी अब तो। अब जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट लिखाने से पहले मैं समझा दूं, जैसे अपना ये वार्ड है और जैसे अब यहाँ से 1 2 3 ऐसे चेक करें, या यहाँ से 1 2 ऐसे 2 1 कुछ इस प्रकार से वार्ड की गिनती करें। किस प्रकार से करें, तो राज्य सरकार ने ये बात कह रखी है कि उत्तर पश्चिम से, कहाँ से, उत्तर पश्चिम की दिशा से अपन वार्ड गिनती। जैसे ये वार्ड है और यहाँ पर इसकी उत्तर और पश्चिम सीमा है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, और जैसे कोई क्षेत्र है ऐसे इस प्रकार से, तो उसकी उत्तर पश्चिम सीमा ऐसे, तो अपन यहाँ से चेक करेंगे 1 2 3 और ये खत्म हो गई। फिर यहाँ से वापस 4 5 6 7 इस प्रकार से वार्ड की गिनती की जाएगी, ठीक है। तो अब लिखो ग नंबर, वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के, कहाँ से, उत्तर पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। आ गई बात समझ? ओके, आ गई हो गई। अब देखो ये बातें तो हमने देख ली, लेकिन अब काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको इन बातों पर शिकायत होती है, कहती नहीं यार राज्य सरकार ने ऐसा ही नहीं किया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद 7 दिन का टाइम है उनको कि वो संबंधित नगरपालिका में जाए और अपनी बात रखे, और फिर नगरपालिका राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार को लगेगा कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की है या हमें यहाँ पे संशोधन करना चाहिए, आवश्यक लगे तो ही वो संशोधन करेगी, और फिर वो उनका अंतिम फैसला समझ लिया जाएगा। तो ये अपन लिखते हैं, तो लिखो 4th नंबर, किसी को शिकायत हो तो
विदिन 7 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के भीतर संबंधित, ये भी याद रखना कहीं दूसरी नगर पालिका में नहीं जाना, उसी नगर पालिका में जाना। संबंधित नगर पालिका में प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब कि वो लिखेगा पूरा एक पेपर पर कि हाँ मुझे ये समस्या है महोदय जी, आप इस पर जल्दी से जल्दी अपना विचार व्यक्त करें, या अपना जो भी है डाउट अपना वो सारा लिखेंगे, तो प्रतिलिपि भेजी जाएगी। और ये फिर नगर पालिका किसको भेज देगी? राज्य सरकार को। तो लिखो 5th नंबर, राज्य सरकार टिप्पणी, टिप्पणी कौन सी वो लिपि आई थी, टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक होगी, हाँ उसको लगेगा राज्य सरकार को कि हाँ हमें इस पे संशोधन करना होगा, उसको आवश्यक लगे, ये इम्पोर्टेंट है, उसको आवश्यक अपन क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी की शिकायत है तो राज्य सरकार उस पर संशोधन करेगी, या फिर आवश्यक लगे तो संशोधन करेगी, तो आवश्यक लगे तो ही संशोधन करेगी। उसको लगेगा कि ये तो फालतू की शिकायत है, हमारे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ संशोधन करने का, तो वो नहीं करेगी। तो आवश्यक होगा तो संशोधन, संशोधित, परिवर्तित या रूपांतरित किया जाएगा। और वो जो किया जाएगा संशोधन वो अंतिम माना जाएगा कि हाँ इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, जो बात है वो अब अंतिम है, ठीक है, किया जाएगा और वे अंतिम हो जाएगा, कि उसके बाद में कोई भी शिकायत ना लाए, अंतिम फैसला हमारा है, ठीक है। बस इतनी सी बात अपने कहाँ किसमें है, धारा 10th में, ये इतनी सी बात है 10 में। अब धारा 11 पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, ये बहुत सारी धारा पढ़नी है हमें। बस इतना है कि जो मैं चीज़ें लिखा रही हूँ ना वो एक्ट में बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, मैं बहुत ही शॉर्टकट बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, तुम एक्ट ला के पढ़ लेना, ये तुम्हारे पास PDF है तो पढ़ लेना, देख लेना। और साथ में मैं ऐसा भी नहीं कि अपने PDF ला के तुम्हें यहाँ पे लाइन घुमा रही हूँ और तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ऐसा भी नहीं कर रही हूँ, साथ में लिखा रही हूँ। तो तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोज रिवाइज करो, ठीक। अब आगे चलते हैं धारा 11 में। 11 में क्या बातें दे रखी है, तो नगर, अब देखो अपन ने डिवाइड कर दिया वार्ड का, तो निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन में भी नामावलियाँ तैयार होती है और कब कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सारी बातें अपन धारा 11 में पढ़ेंगे। तो नगर पालिका के लिए निर्वाचन, तो 1 नंबर इसमें लगाओ फर्स्ट, नगर पालिका के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावलियां तैयार करने निर्वाचनों के संचालन
निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में नीत है, नीत होगा। अब पहली बात में ये बात दे रखी है, आगे वाले पेज में पढ़ते समझते हैं। पहले में ये दे रखा है कि जैसे कोई नगर पालिका है, क्या है, कोई नगर पालिका है जिसका निर्वाचन होना है। अपन नहीं देखते हैं कि निर्वाचन होने, जैसे कि अब निर्वाचन आने वाला है तो अपन 6-7 महीने के पहले अपने घर पे आते हैं और मतलब कि जो भी अधिकारी होते हैं वो घर पर आते हैं और सबका आधार कार्ड लेते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उनका नाम काटते हैं और अगर कोई 18 साल हो गया उसका नाम उसमें लिखते हैं, तो नामावली तैयार की जाती है। उसके अलावा नियंत्रण भी होता है, जैसे काफ़ी पुलिस वालों को भी भेजा जाता है, काफ़ी अधिकारी को भी भेजा जाता है। ऐसे कम से कम काफ़ी सारी संचालन भी किया जाता है, मशीनें भी भेजी जाती है, उनकी वोट भी होता है, ये सरकारी अधिकारी भी तो करते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था कि नगर पालिका का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नामावलियाँ तैयार करवाना, उनका नियंत्रण करना या संचालन करना, या किसी भी प्रकार का नगर पालिका की चुनाव की बात हो तो वो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। यही पहले पॉइंट में दे रखा है। आगे चलते हैं। धारा 2, मतलब इसमें पॉइंट नंबर 2, धारा 7 में निर्धारित अवधि। धारा 7 में क्या दे रखा है? इनका कार्यकाल दे रखा है कि पहली बैठक से लेकर 5 साल तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। तो धारा 7 में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करवाना आवश्यक है। अब मेरे को बताओ, अपने प्रथम बैठक है, वहां से 5 साल का कार्यकाल है इनका, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 2 दिन 3 दिन या एक, मतलब ज़्यादा नहीं, ये 5-7 दिन के पहले निर्वाचन पूरा करवाना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात है केवल इसमें, क्योंकि फिर नई जो भी नई सरकार या नई नगर पालिका को भी तो गठन करना पड़ेगा। फिर लिखो 3 नंबर, अगर सपोज करो कोई बीच में विघटन हो जाए, मतलब भंग हो जाए, जैसे कि 5 साल कार्यकाल है और बीच में जैसे उनका कार्यकाल 2 साल पूरा हो गया और 3 साल बचा है। मैंने धारा पहले लिखा था कि हमेशा वापस 5 साल का कार्यकाल कभी नहीं होगा। अगर बीच में विघटन हो गई तो वापस 5 साल कभी भी उनका अवधि नहीं रहेगी। जैसे 2 साल तो पूरी हो गई, 3 साल ही बची है, तो 3 साल तक ही निर्वाचन किया, मतलब नई वाली बैठी रहेगी। फिर इन दोनों को मिलाकर 5 साल होगा, फिर वापस नया चुनाव होगा। आगे बात समझ। तो अगर कोई विघटन हो गई है तो 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करवाना है? चुनाव करवाना। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर चुनाव करवाना। ये बात दे रखी है सेकंड नंबर पॉइंट में। विघटन का मतलब तो समझ गए कि कोई 2 साल हुआ कार्यकाल पूरा और फिर उसका भंग हो गई या निरस्त हो गई, फिर चुनाव करवाना। किसी की मृत्यु भी हो सकती है, उसकी वजह से भी भंग हो सकती है, कोई भी कारण। विघटन की तारीख से 6 माह, वेरी इंपॉर्टेंट बात लगा ना कि 6 माह की अवधि के अंदर अंदर अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाए। आ गई समझ बात?
कि पहले सेकंड पॉइंट में तो ये बात दे रखी है, पहले पॉइंट में तो ये बात दे रखी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ये नगर पालिका का निर्वाचन करवाएगा, नामावली तैयार करेगी और नियंत्रण रखेगी। सेकंड पॉइंट में ये बात रखी है कि उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व निर्वाचन करवा लो। तीसरे पॉइंट में ये बात है कि अगर विघटन हो गई है तो अब 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवा लो। ठीक है, आ गई बात समझ? आ ही गई होगी अब तो। लेकिन कभी कभी क्या है ना, 4.5 साल का कार्यकाल हुआ और आप चुनाव करो। अब मेरे को बताओ, वैसे भी लास्ट वाली अवधि गिनी जाती है उनकी, ऐसे तो नहीं है कि चुनाव हुआ विघटन में और 5 साल वापस उनको कार्यकाल दिया, नहीं। अब 4.5 साल तो इधर इनका कार्यकाल हुआ और 5 महीने इनके बचे हैं, वापस चुनाव क्यों करवाएंगे? क्योंकि 5 महीने तो ऑलरेडी 6 महीने तो टाइम दिया है कि आप चुनाव करो, क्योंकि उनको नामावली भी तैयार की जाती है, इतना सारा खर्चा 6 माह के लिए क्या ही खर्चा करना। तो अगली बात यही दे रखी है, परंतु जहां अवधि जिसमें शेष अवधि जिसके लिए विघटित नगर पालिका छः माह से कम बनी रहती है वहाँ निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है। आगे बात समझ? आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर ऑलरेडी 6 माह ही बचा है या उससे कम बचा है, 5 महीना 3 महीना, तो वहाँ पर क्यों चुनाव करवाना, क्यों फालतू खर्चा करना? ऑलरेडी 3-4 महीने के बाद तो वैसे 5 साल के बाद चुनाव होंगे ही ना, बस यही बात। अब लिखो 3 नंबर पॉइंट, इनके 4 नंबर पॉइंट। निर्वाचन के उद्देश्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सभी वार्ड से इस अधिनियम के नियमों इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अधिसूचना में तारीख पर सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगी। बात ये कह रखी है, अगले वाले पेज में समझते हैं। बात ये कह रखी है कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 2009 के अनुसार, 2009 में क्या दे रखा है कि प्रथम बैठक से 5 साल के कार्यकाल से पूर्व आप निर्वाचन करवा लो। तो अब वो जैसे 5 साल, जैसे कि आज अपने है तारीख 12 नवंबर, तो 12 नवंबर को अपने किसी भी नगर पालिका के ख़त्म होने वाला है 5 साल उसका कार्यकाल, तो उससे एक दिन पहले 10 नवंबर को चुनाव करवा लो। ये तारीख घोषित कर दी 10 नवंबर को,
तो ये फिक्स तारीख है, इसी तारीख को निर्वाचन होगा। ये बात के रखिए कि राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना निकालेगा और उसमें एक तारीख निकालेगा निर्वाचन की, और वहाँ पर उस तारीख को निर्वाचन करवाया जाएगा। बस ये बात है। अब लिखो पॉइंट नंबर 4। कोई कोई तो है ना पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही हल्के लगते हैं और कोई कोई बहुत भारी लगते हैं। जो भारी लगते हैं वो मैं दोबारा समझा देती हूँ। अब इसमें क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस अधिनियम के अनुसार एक तारीख निकालेगा और उस तारीख को निर्वाचन होगा, सबको पता है ये तो। और इस अधिनियम में क्या दे रखा है, प्रथम बैठक से 5 साल का उनका कार्यकाल रहेगा और 5 साल से पहले आपको निर्वाचन करवाना है। ऐसे नहीं 3-4 महीने पहले, नहीं 2-3 दिन पहले ही आपको निर्वाचन करवाना और नई नगर पालिका गठित करनी है। तो नई नगर पालिका साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी। मतलब ये बात दे रखा है कि आप नई नगर पालिका गठित करते हो तो उस पे भी वही नियम लागू होंगे जो पुरानी वाली पे होंगे। ये कॉमन सेंस की बातें हैं ये आपके। कि मेरे को बात बताओ, अगर कोई नगर पालिका गठित होगी तो उस पर भी तो वही अधिनियम लगेंगे जो 2000 नगर पालिका के अधिनियम रहेंगे, जो पुरानी वाली पे लग रखे हैं वही इस पे लगेंगे। बस यही बात दे रखी है, इसके अलावा कोई खास बातें नहीं है। 5 नंबर, राज्य सरकार। अपन को बातें सब पता है, बस अपन को एक बार वो ढंग से एक जगह ढंग से लेकर अपन को पढ़ना है। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। जो आवश्यक है। अब देखो, राज्य सरकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग अब अकेला तो क्या ही करेगा, एक अध्यक्ष वगैरह। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। जैसे एक अधिकारी हो गया, उसके नीचे भी बहुत सारे होंगे और फिर यहाँ के भी बहुत सारे होंगे। ऐसे कड़ी बनती है, फिर यहाँ पे एक राज्य निर्वाचन आयोग बैठा रहता है। तो ये कर्मचारी कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, क्योंकि 6 माह के पहले नामावली भी तैयार की जाती है। फिर वहाँ पर जो निर्वाचन होता है उस हॉल में भी काफ़ी सारे अधिकारी रहते हैं, काफ़ी सारे पुलिस वाले भी रहते हैं। ये कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार करता है। किसके लिए? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। आगे बात समझ? देखें ना, अपने काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जिनको नियुक्त करता है राज्य सरकार। चलो आगे पढ़ते हैं। अब धारा 11 में इतनी बातें थी, अब धारा 12 पढ़ते हैं। देखो, ये मत कहना कि मैम आप वापस एक बार, मतलब कि जो होता है इतने फास्ट भाग रहे हो, तो मैं बहुत ही धीरे। अब देखना, बाकी सारे टीचर्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखना, कंपेयर करना कि वो एक क्लास में लगभग ज़्यादा नहीं करते करते भी 10 धारा ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझाते लिखाते चला रही हूँ, तो भी 40 से 50 मिनट में केवल 2 या 3 धारा हो रही है। अपन की क्लास में मैंने कहा ना 100 क्लासें होंगी, मई में एग्ज़ाम में आराम से होगा, और हर एक चैप्टर ख़त्म होगा अपना। उसके बाद में 3 दिन अपना रिवाइज सेशन रहेगा। आगे ऐसे भागेंगे नहीं अपन, आराम से, कहीं नहीं भागना। जिम्मेदारी तुम्हारी बननी है कि जुड़े रहना मुझसे और शेयर करते रहना वीडियो। अब डायलॉग मुझे भी तो बोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है? बाकी तुम सब समझदार हो। अब आगे चलते हैं। राज्य, मुझे क्या ना, जल्दी से जल्दी लाइव आना है। पता है क्यों? क्योंकि अब अकेले कैमरे को या इस लैपटॉप वाले कैमरे को
क्या ही बातें करूँ, तुम रहोगे तो कमेंट करते रहोगे तो कोई भी डाउट रहेगा तो भी ठीक लगेगा। अब 1-1.5 घंटे की क्लास हो गई तो भी बोर नहीं होंगे। अब मैं एक कमरे में हूँ, उस कैमरे को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता है, तुम्हें भी लगता ही होगा रिकॉर्डेड क्लासेस और एक लाइव क्लास देखने में। चलो अब आगे करते हैं, बहुत हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग, अब मैंने अभी पहले बताया था, जस्ट पहले, एक सेकंड, मैंने जस्ट पहले बताया था एक बात कि राज्य निर्वाचन आयोग अकेला तो कुछ कर नहीं सकता है ना, तो उसको जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है उसके नीचे 5-6 अधिकारी रहते हैं और उन 5-6 अधिकारियों के नीचे भी 5-6 अधिकारी रहते हैं, उन 5-6 अधिकारियों के नीचे भी 3-4 अधिकारी रहते हैं, तो एक कड़ी बनी नहीं बनी, ये बात 12 में है बस केवल, और कुछ नहीं। तो अब वापस लिखो धारा 12, मिट गया मेरे हाथ से। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बात है, देखो। राज्य निर्वाचन, ये छोटा सा एक है, नहीं धारा है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का पालन उप निर्वाचन आयोग के, मतलब कि अब ये अकेला तो क्या ही करेगा ये आयोग, तो इसके मतलब इसके कार्यों में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए उप निर्वाचन आयोग का भी गठन किया जाता है। आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा ही किया जाए। मतलब ये बात है जो मैंने भी थोड़ी देर बताई कि राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे वो जो भी अधिकारी रहते हैं तो ये किसके नियंत्रण में रहते हैं, सचिव के नियंत्रण में रहेंगे। किसके नियंत्रण में, सचिव के नियंत्रण में, या फिर उप राज्य निर्वाचन आयोग है, किसके, उप निर्वाचन आयोग में रहेंगे। इन दो का कार्य, तो क्वेश्चन आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंडर में रहेगा, तो सचिव या उप निर्वाचन आयोग, बस यही बात। अब पढ़ो, बस इतनी है इस धारा में, कोई खास बात नहीं है। अब लिखो धारा, जो समझाने लायक होती है ना वो बहुत अच्छे से समझाती है, और जो बहुत ही नॉर्मल होती है वो ठीक है लिख लिया, क्योंकि अब अपन को पता है ये सारी बातें कि राज्य सचिव रहेगा या उप निर्वाचन, उनके हाथ में ही तो रहेगी सारी डोर। धारा 13 लिखो, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। अब इसमें लिखो पहले प्रत्येक वार्ड के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक, अब नामावली के एक होता है ना, एक अधिकारी होते हैं जो बहुत ही, मैंने अधिकारी तो होते हैं ना, जैसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते हैं, वो कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो लिखो, प्रत्येक वार्ड के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा एक निर्वाचन। अब नामावली की बातें आएंगी कि किस किस प्रकार से नामावली तैयार होगी, ये सारी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या क्या करेगा रजिस्टर, जो अधिकारी है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वो क्या क्या काम करेगा। अब देख, इसमें लिखते हैं, इसी में लिखना, इसी पॉइंट में, जिसके पास निहित रीति से या पुनरीक्षित उपरांत और प्रकाशित निर्वाचन नामावली आई। मैंने बताया आपको कि अपने पास जैसे कि ये है निर्वाचन अधिकारी है, वो भी अपने नीचे वाले अधिकारियों को भेजेगा और वो हर घर पे जाते हैं और निर्वाचन मतलब ये अपनी तैयार करते हैं नामावलियाँ। तो जैसे कि किसी का डेथ हो गई है तो उसका नाम काट देते हैं और जो 18 साल का हो गया उसका नाम जोड़ देते हैं। अगर कोई नया मेंबर आया है, जैसे ससुराल जो शादी करके आई है महिला, उनका भी नाम जोड़ दिया जाता है। तो ये नहीं तैयार होता है ना, तो ये किसके पास होता है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास। ये बात है केवल इसमें। उसके अलावा लिखो 2 नंबर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक वोट के लिए निर्वाचन नामावलियाँ को तैयारी करने वे पुनरीक्षित, मतलब उसमें बदलाव करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वो ठीक समझे। मैंने अभी बताया कि वो एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तो कुछ कर नहीं सकता है ना, तो वो अलग अलग वार्ड, जैसे कि यहाँ पे है एक नगर पालिका में 50 वार्ड है, तो वो 50 अधिकारी अपने व्यक्ति या फिर कोई भी टीचर होते हैं, ज़्यादातर टीचर ही होते हैं, वो नियुक्त कर लेगा जो उसको ठीक समझे, उनको सेलेक्ट कर लेगा और वो 50 एक एक वार्ड में जाएगा और वहाँ से नामावली तैयार करके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे देगा। यही बात है। आते नहीं आते, अपने घर पे भी तो आते हैं। अब तो तुम बन गए होंगे, 18 साल वोट दे दिया होगा तुमने। अब लिखो 3 नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने कार्यों में सहायता के लिए एक या अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी नियुक्त करेगा, नियुक्त कर सकता, कर सकेगा। अब मेरे को बताओ, वो अब इतना अच्छा बड़ा अधिकारी, मतलब जिसके पास इतनी सारी जिम्मेदारी है, वो अकेले बैठा तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो वो अगर उसको ठीक लगेगा, ठीक ही लगेगा, अब उसको उसके अगर कोई सपोर्ट वाला मिलेगा तो ठीक ही लगेगा, तो वो एक या एक से अधिक अपने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये उसका काम है। अब पता है, कभी कभी आपको नहीं लगता एमएलए और एमपी के चुनाव से ज़्यादा अपन को नीचे स्तर जैसे सरपंच या फिर अपने वार्ड के अंदर चुनाव अपन को इंटरेस्ट होता है, सबको होता है, क्योंकि वो लोगों से एक अटैचमेंट रहता है उनका। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि अपने देखते हैं ना, अपने भी चुनाव होते हैं तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आते हैं अपने घर पे, तो दौड़ के हम भी जाते हैं कि हम भी 18 के हो गए, या फिर अपने जो भी लिखाने वाली बातें होगी तो अपन को पता चलती है, और जो भी अपडेट रहती है वो अपन को पता चलती है। चुनाव उनाव के प्रचार में मतलब सब लोग अपना पूरा योगदान देते हैं, बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। कभी कभी बिगड़ भी जाता है, पर ठीक है, एक नीचे स्तर के लिए एंटरटेनमेंट बन जाती है वो निर्वाचन वाली बातें उस टाइम। चलो आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर, प्रत्येक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण के नियंत्रण में रहेगा, अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा, अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा, के नियंत्रण में रहेगा, में कार्य करेगा। ये तो साफ बात है कि जो मुख्य रजिस्ट्रीकरण होगा वो सहायक रजिस्ट्रीकरण की नियुक्ति करेगा, तो वो उसके अंडर में ही तो काम करेगा, नहीं करेगा। ये 4 नंबर में ये बात दे रखी है। मतलब कभी कभी की ना बहुत कॉमन सेंस वाली बातें रहती है, पढ़ के ही समझ आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये धारा ऐड ही क्यों की इसमें, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा होता है ना, तुम्हारे साथ भी होता है, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब इसमें क्या मुख्य रजिस्ट्रीकरण है, वो अपनी सहायता के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और वो मुख्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन काम करेगा, बस यही बात है। 5 नंबर, धारा 14 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन नामावली का हकदार होगा। अब कौन कौन है जो नामावली में नाम लिखा सकता है, सबको पता है। दो बातें, दो कौन कौन सी है लिखते हैं, क नंबर लिखो। एक तो 18 साल का होना चाहिए, तो अहता की तारीख, इसका मतलब कि जिस साल चुनाव हो रहा है, जिस साल नामावली हो रही है, वो जनवरी की 1 तारीख से, जैसे 2020 है, 2022 है, इस साल चुनाव हो रहा है और जुलाई में अपना नामावली तैयार हो रही है, तो जनवरी में वो 18 साल का हो जाना चाहिए। 2022 जनवरी में 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, ये बात है। तारीख को 18 वर्ष से कम आयु ना हो, आयु का नहीं है, मतलब पूरी हो जानी चाहिए आयु। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा हो तो वो नामावली में नाम लिखा सकता है। दूसरी बात क्या कि वो वार्ड में होना चाहिए, उस वार्ड का वार्ड का निवासी होना चाहिए। तो नगर पालिका कि किसी वार्ड
किसी वार्ड का मामूली मतलब कि हाँ ठीक है, आया करे, कभी भी आ भी सकता है। कोई होता है ना जो बाहर रहता हो तो मामूली तौर पे भी निर्वाची हो सकता है या परमानेंट रह सकता है, लेकिन निवासी होना चाहिए। मामूली तौर पर निवासी है, ये दो बातें, एक तो 18 साल का और एक क्या होना चाहिए, वो निवासी होना चाहिए, ये दो बातें। अब स्पष्टीकरण, इसमें बहुत सारी बातें दे रखी है स्पष्टीकरण की भी, तो लिखो स्पष्टीकरण। अब सबसे पहले अहता की तारीख की परिभाषा है, तो वो लिख लेते हैं, आज यही लास्ट करना है क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है, तुम भी बोर हो गए होंगे बैठे बैठे। अहता की तारीख से उस वर्ष, ये भी पूछ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, तो लिखना ज़रूरी है। जनवरी का पहला दिन, या 1 जनवरी, ये जिसमें निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है। मैंने बता दिया ये बात भी कि जैसे ये 2020 है, वहाँ जुलाई में अपनी नामावली तैयार हो रही है। कहाँ पर हो रही है? जुलाई में नामावली तैयार हो रही है, तो उसमें जनवरी में अपन एक जनवरी से पहले अपन 18 के हो जाने चाहिए। अगर 18 के नहीं हुए तो अपन नामावली में अपना नाम नहीं लिखा सकते। ऐसे नहीं 2 जनवरी को हो गए, नहीं, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी। ठीक है, अगली बात समझ। ये स्पष्टीकरण में इतना ही है। अब पॉइंट नंबर 6, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण होने का हकदार नहीं। ये तो साफ ही बात है कि आप जिस वार्ड में रह रहे हो, हैं, आप जिस वार्ड में रह रहे हो उसी वार्ड में आपका नाम लिखा जाएगा। दूसरे वार्ड में क्यों लिखा जाएगा? अगर लिख रहे हैं तो गलत है नहीं है? तो बस यही बात लिख रखी है कि आप जिस वार्ड में रह रहे हो उसी वार्ड में आपका नाम रहेगा। दूसरे वार्ड में है तो वो आप हकदार नहीं हो वोट देने का, गलत है ये। अब लास्ट पॉइंट 7 नंबर, कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण होने का भी हकदार नहीं। ये बात कहता है, पहले में तो क्या है कि आप जिस वार्ड में रह रहे हो उसमें नाम लिखो, दूसरे वार्ड में नहीं लिखा सकते। लेकिन कोई डेढ़ होशियार होता है कि एक नाम लिखा लिया, दूसरा भी लिखवा लेते हैं, 2 नाम लिखा लेते हैं, तो नहीं लिखा सकते। एक वार्ड में एक ही नाम लिखाओ तो ही वोट दे सकते हैं, 2-3 ऐसे नाम मत लिखाओ, तो उसके आप हकदार नहीं हो। अगर 2 नाम लिखा रहे हो तो दोनों नाम ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 7वें नंबर पॉइंट की बातें हैं। तो ये अपने आज धारा कंप्लीट हो गई,
बाकी की धारा अपन कल पढ़ेंगे। शेयर कर देना वीडियो, अपने सारे दोस्तों को भेज देना, सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ कमी लगे तो भी बताना, और बाकी नोट्स कैसे बना रहे हो वो भी बता देना, और नोट्स के ऊपर लिख देना पायल चौधरी, ठीक है। गुरु का नाम तो पहले लिखना चाहिए ना, तो लिख लेना। और बाकी मैं वीडियो के नीचे अपना लिंक में भी डाल दूँगी, अपनी इंस्टाग्राम, अपना टेलीग्राम, तो आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम के रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, टाइम टेबल नहीं बैठ रहा है, रिवाइज नहीं बैठ रहा है, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो भी मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।